नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का पोषण अवशोषण, अब पढ़ेंगे हम कि अगर एक अणु जो है उसमें टोटल हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त नेट, एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त नेट एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि फास्फेट के 3 अणु मिलकर बनाते हैं। और एक अणु के ऑक्सीजन क्या है, एक अणु के जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब देखेंगे हम कि अगर एक अणु ग्लूकोज का लें, पहला ही पॉइंट रहेगा हमारे एक अणु ग्लूकोज। अब इनको हम 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि अगर वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितनी मिलेगी, यानी कि इसको हम पहली भाषा में लिखेंगे वायवीय रूप में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी और अवायवीय रूप में कितनी एनर्जी मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितनी ऊर्जा मिलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलेगी 32 एटीपी, ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिलेगी 2 एटीपी। ये जो 32 एटीपी है वो पहले हुआ करता था 38 एटीपी, ठीक है, यानी कि अब जो नया जो सिलेबस है या फिर जो नया पैटर्न मान ले, उसमें जो एटीपी की ऊर्जा पहले 38 हुआ करती थी वो अभी घटकर 32 हो गई है, ठीक है। दूसरा हम ले लेंगे कि एक अणु ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में जिस प्रकार से जो स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और एक अणु ग्लाइकोजन से हमें कितनी ऊर्जा या कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला रहेगा वायवीय यानी कि ऊर्जा की उपस्थिति में, दूसरा रहेगा अवायवीय यानी कि पहला रहेगा वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में, दूसरा रहेगा अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में हमें जो प्राप्त होगा वो रहेगा 33 एटीपी, ठीक है, जो कि पहले थी 39 एटीपी, और ये हमें मिलेगी 3 एटीपी, ठीक है। और तीसरा अगर हम पॉइंट ले लें तो एक एसीटेट यानी कि एसीटेट के एक अणु ले ले एसीटेट का, ठीक है, यानी कि एक अणु एसीटेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है 8 एटीपी, जो कि पहले थी 10 एटीपी। और अगर हम ले ले प्रोपियोनेट, एक अणु प्रोपियोनेट अभी जो मिलती है वो है 14.5 एटीपी, जो कि पहले था प्रोपियोनेट के एक अणु से 14.5 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि पहले था 17 एटीपी। नए लिटरेचर के अनुसार अभी डाटा जो रहेगा वो ये रहेगा, ये जो है वो पुराने लिटरेचर के अनुसार जो डाटा है वो है। और एक अणु ब्यूटाइरेट यानी कि एक अणु ब्यूटाइरेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्यूटाइरेट, ठीक है, एक अणु ब्यूटाइरेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी 20 एटीपी, जो कि पहले थी 25 एटीपी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक अणु ऑक्सीजन से प्राप्त होने वाली नेट एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर एक अणु ग्लूकोज, ये आएगा ग्लूकोज मेन रहेगा अरुमंथी जानवरों में, ठीक है, अरुमंथी जानवरों या फिर मानव में ले लो, उसमें ग्लूकोज पाया जाएगा, ठीक है। तो एक अणु ग्लूकोज का
अगर अवायवीय रूप में अगर उसको एनर्जी प्राप्त होगी तो 32 ATP होगी, ठीक है। और अगर अवायवीय तौर पे यानी कि वायु की अनुपस्थिति में प्राप्त होगी वो 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। ये नए लिटरेचर के अनुसार होता है। उसके बाद अगर पहला जो पुराना डाटा देखें तो ये 38 ATP रहता है। और अगर एक अणु ग्लाइकोजन कर ले तो उसमें अगर वायु की उपस्थिति में हमें 33 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि पुराने डाटा में 39 ATP था। और अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ले तो 3 ATP रहता है। और एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है रुमंती जानवरों में, यानी कि इनसे जो ये जो रहते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट, उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। एसीटेट से होती है 8 ATP, प्रोपियोनेट से होती है 14.5 ATP और ब्यूटाइरेट से होती है 20 ATP, जो कि पहले होती थी 10, 17 और 25। इनसे मतलब रुमंती जानवरों को एनर्जी इससे प्राप्त होती है। रुमंती जानवरों को एनर्जी वोलेटाइल फैटी एसिड से प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि जो रुमंती जानवर है जिनमें रुमन पाया जाता है उनमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता। उनमें जो एनर्जी जो उनको प्राप्त होती है वो वोलेटाइल फैटी एसिड से प्राप्त होती है। वोलेटाइल फैटी एसिड कौन कौन से? एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट, जिनमें ऊर्जा बनती है 8 ATP, 14.5 ATP और 20 ATP। ये नए लिटरेचर के अनुसार है। बाकी अगर पुराने लिटरेचर में अगर पुराना डाटा देखें तो 38, 39, 10, 17 और 25 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अग्रगामी पदार्थ यानी कि प्रीकर्सर। अगला टॉपिक रहेगा अग्रगामी पदार्थ यानी कि प्रीकर्सर। अग्रगामी पदार्थ या प्रीकर्सर को अगर देखें तो मान लो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? तो ये कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोलेस्ट्रॉल बनता है। और कोलेस्ट्रॉल से फिर बनेगा जितने भी हार्मोन है, जैसे कि इससे एक बनेगा विटामिन डी इससे बनेगा, एस्ट्रोजन इससे बनेगा, प्रोजेस्टेरोन इससे बनेगा, उसके बाद एंड्रोजन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब इससे बनते हैं। यानी कि जितने भी हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं वो रहेंगे विटामिन डी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यानी कि विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल का अग्रगामी पदार्थ कौन है? यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि मान लो कि आप हो, अब आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? मान लो कि ये व्यक्ति है, इसका नाम है आर, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? यानी कि इसके पिता से हुई है। इसके पिता की उत्पत्ति किससे हुई है? इसके दादा से। यानी कि ऐसे ही क्रम में चलेगा। यानी कि इसके दादा की संतति पिता की संतति जो आर नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ऐसा इसमें चलता रहता है कि अग्रगामी पदार्थ यानी कि जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। आर की उत्पत्ति हुई उनके पिता से उत्पत्ति हुई उनके दादा से। यानी कि ये इनके अग्रगामी है, ये इनके अग्रगामी है और इनके अग्रगामी ये है। यानी कि जिनसे उत्पत्ति हो रही है उनको बोलेंगे हम अग्रगामी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जनक पदार्थ जिनसे किसी पदार्थ की उत्पत्ति हुई हो उनको बोलेंगे अग्रगामी पदार्थ। लिखेंगे जनक पदार्थ जिनसे
जिससे किसी पदार्थ की उत्पत्ति हुई हो, किसी पदार्थ की उत्पत्ति हुई हो। ठीक है, यानी कि जिनसे मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्लूकोज, जब हम सैकराइड्स पढ़ रहे थे, मोनोसैकराइड डाइसैकराइड जब पढ़ रहे थे, तब मोनोसैकराइड में हमने बोला था कि ग्लूकोज से विटामिन सी बनता है। तो विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ क्या हो गया? ग्लूकोज। यानी जिस किसी से भी कोई पदार्थ बन रहा है तो वो उसका अग्रगामी पदार्थ हो जाएगा। अब उदाहरण में हम ले लेंगे पहला ही हमने ले लिया प्रोपियोनेट। ठीक है, प्रोपियोनेट। अब प्रोपियोनेट एक वोलेटाइल फैटी एसिड है। तो अब प्रोपियोनेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक है, प्रोपियोनेट से बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनेगा विटामिन सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि प्रोपियोनेट से बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनेगा विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ है ग्लूकोज। विटामिन सी किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। तो विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ हो गया ग्लूकोज और ग्लूकोज किससे बन रहा है? प्रोपियोनेट से। तो ग्लूकोज का अग्रगामी पदार्थ हो गया प्रोपियोनेट। यानी कि विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ है ग्लूकोज और ग्लूकोज का अग्रगामी पदार्थ है प्रोपियोनेट। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड ले लेंगे। सेकंड लेंगे हम कि हेक्सोज शर्करा, यानी कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उनसे क्या बनेगा? तो विटामिन सी। जितने भी हेक्सोज शर्करा है, हेक्सोज शर्करा, जितनी भी हेक्सोज शर्करा है जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन की संख्या जिनमें 6 रहती है, यानी कि C6, जिसमें भी कार्बन की संख्या 6 रहती है उनसे बनता है विटामिन सी। ठीक है, यानी कि हेक्सोज शर्करा जिसमें भी ग्लूकोज से ही नहीं, सिर्फ जिसमें भी कार्बन की संख्या 6 रहती है उससे बनेगी विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे कि थर्ड पॉइंट है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कोलेस्ट्रॉल। इससे बनेगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा? तो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा पहला तो विटामिन डी। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोलेस्ट्रॉल से बनेगा एक तो विटामिन डी। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा? विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल से बनेगा एक तो विटामिन डी। ठीक है, दूसरा बनेगा उससे एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन को लिखेंगे हम E2। दूसरा बनेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को हम लिखेंगे P4। ठीक है, उसके बाद बनेगा इसमें टेस्टोस्टेरोन। जो कि एक नर में बनने वाला हार्मोन है। अब नर में जो हार्मोन बनेंगे उनको बोलेंगे हम एंड्रोजन। ठीक है, और ये मान लो कि ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन है। अब ये टोटल जितने भी हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि जितने भी जो एसिटाइल कोएंजाइम ये, यानी कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, जितने भी हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे उनको बोलेंगे हम स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये लिखेंगे कि ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन की श्रेणी में आते हैं, यानी कि यूँ देख लीजिए, अग्रगामी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उस पदार्थ को हम अग्रगामी पदार्थ कहेंगे। यानी कि जनक पदार्थ जिससे किसी पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है,
जिससे ग्लूकोज का मतलब विटामिन सी है, विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ हम बोलेंगे ग्लूकोज को, ग्लूकोज का अग्रगामी पदार्थ बोलेंगे हम प्रोपियोनेट से। वैसे ही जो हेक्सोस शर्करा जितनी भी रहती है उससे बनेगा विटामिन सी, तो हेक्सोस शर्करा को विटामिन सी का अग्रगामी पदार्थ कहेंगे। फिर लिखेंगे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है वो बनेंगे, यानी कि विटामिन डी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इन सभी का अग्रगामी अगर पदार्थ गिन ले, या विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ गिन ले, एस्ट्रोजन का अग्रगामी पदार्थ देखे, प्रोजेस्टेरोन का अग्रगामी पदार्थ देखे, टेस्टोस्टेरोन का अग्रगामी पदार्थ देखे तो वो है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का अगर अग्रगामी पदार्थ देखे तो वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि ये जितने भी है ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन का अग्रगामी पदार्थ या फिर स्टेरॉयड हार्मोन की उत्पत्ति किससे होती है? तो वो कोलेस्ट्रॉल से होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि अगला पॉइंट लेंगे हम कि टायरोसिन, यानी कि एक अमीनो एसिड है। टायरोसिन चौथा पॉइंट। टायरोसिन ये एक अमीनो अम्ल है, सॉरी ये एक अमीनो अम्ल है। इससे क्या बनेगा? तो टायरोसिन से बनता है हमारे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन का अग्रगामी पदार्थ क्या हो गया? थायरोक्सिन का अग्रगामी पदार्थ हो गया, वो होगा टायरोसिन। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि थायरोक्सिन से क्या क्या बनते हैं। ठीक है, अब थायरोक्सिन से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, यानी कि टायरोसिन से बनता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन से बनते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, यानी कि ये तीनों हार्मोन इनसे बनते हैं। ठीक है, और ये तीनों हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीनों हार्मोन जो रहते हैं वो मेडुला मतलब एड्रिनल ग्रंथि जो रहती है, एड्रिनल ग्रंथि उसके मेडुला भाग से बनते हैं। ठीक है, ये तीनों हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग में बनते हैं। मेडुला भाग यानी कि इसका आंतरिक भाग, किसका? जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका आंतरिक भाग। ठीक है, यानी कि ये मान लो कि टायरोसिन है एक एमिनो एसिड है, उनसे थायरोक्सिन बनता है। थायरोक्सिन से जितने भी कैटेकोलामिन जो हार्मोन है, यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीन हार्मोन है वो थायरोक्सिन से बनते हैं, यानी कि थायरोक्सिन उनका अग्रगामी पदार्थ हो गया, और थायरोक्सिन का अग्रगामी पदार्थ देखे तो टायरोसिन हो गया, यानी कि एमिनो एसिड। और ये तीनों हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से बनते हैं, यानी कि एड्रिनल जो ग्रंथि है उसके दो भाग रहते हैं। पहला तो रहता है कॉर्टेक्स और दूसरा रहता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो बाहरी उसका भाग रहता है उसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स, और आंतरिक जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे हम मेडुला। ठीक है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग में ये तीनों हार्मोन का निर्माण होता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे पांचवा पॉइंट ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ये भी एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। ठीक है, ट्रिप्टोफैन भी एक अमीनो एसिड है। इससे क्या बनेगा? तो ट्रिप्टोफैन से बनेगा नियासिन, यानी कि विटामिन B3। ठीक है, ट्रिप्टोफैन यानी कि अमीनो एसिड से नियासिन बनेगा, नियासिन का अग्रगामी पदार्थ देखें तो ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और जो है
उसके साथ एक बनेगा मेलेटोनिन और सीरोटोनिन, मेलेटोनिन सीरोटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन, सीरोटोनिन और विटामिन B3 ये बनते हैं ट्रिप्टोफैन से, यानी कि अमीनो एसिड से। ये मेलेटोनिन और सीरोटोनिन ये जो है वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यानी कि जो ट्रिप्टोफैन है अमीनो अम्ल उससे बनेगा नियासिन यानी विटामिन B3 और मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। और मेलेटोनिन और सीरोटोनिन क्या है, तो ये पीनियल ग्रंथि के हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और लास्ट अपन देखेंगे कि अरेकिनोइड एसिड, ठीक है। अरेकिनोइड एसिड भी एक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अरेकिनोइड किसका अग्रगामी पदार्थ है, तो अरेकिनोइड प्रोस्टाग्लैंडिन किसे कहेंगे हम, तो प्रोस्टाग्लैंडिन करेंगे PGF2 अल्फा, ठीक है। यानी कि ट्रिप्टोफैन अगर अमीनो एसिड है एक जो किसका अग्रगामी पदार्थ है, जो कि विटामिन B3, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन का अग्रगामी पदार्थ है। मेलेटोनिन और सीरोटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है। और अरेकिनोइड एसिड ये भी एक अमीनो अम्ल है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PGF2 अल्फा बनता है। यानी PGF2 अल्फा का अग्रगामी पदार्थ देखें तो अरेकिनोइड एसिड, और नियासिन का या फिर सीरोटोनिन या मेलेटोनिन का अग्रगामी पदार्थ देखें तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अग्रगामी पदार्थ यहाँ तक क्लियर। यानी कि अग्रगामी पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को बनाते हैं, यानी कि जनक पदार्थ जो दूसरे किसी पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं उनको बोलेंगे हम अग्रगामी पदार्थ, ठीक है। तो अग्रगामी पदार्थ हमारे यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कौन किसका अग्रगामी पदार्थ था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्ल भी कौन से, जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। पहले हम लिखेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि EAA, ठीक है। यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड। अब आवश्यक अमीनो एसिड किसे कहेंगे, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जो जानवर के शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जो जानवर के शरीर में नहीं बनते या फिर उस दर से नहीं बनते जिस दर से बनने चाहिए। यानी कि अब जानवर को 10 अमीनो एसिड की ज़रूरत है और शरीर में बन रहे सिर्फ 2 अमीनो एसिड, तो जानवर को ज़रूरत है अमीनो एसिड 8 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बोलेंगे कि उसको ज़रूरत है, इसलिए अमीनो एसिड। यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि ज़रूरत रहती है। अब मान लो आपके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, तो आपको नौकरी की ज़रूरत है, ये बोलेंगे आवश्यक अमीनो एसिड। ये आएगा आवश्यक अमीनो एसिड, यानी कि जो चीज़ हमारे पास नहीं हो, हमें उस चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसको बोलेंगे हम आवश्यक, ठीक है। तो आवश्यक अमीनो एसिड की परिभाषा क्या रहेगी कि ऐसे अमीनो एसिड जो जानवर शरीर में नहीं बनते हैं या फिर बनते तो है पर उस दर से नहीं बनते जिस दर से बनने चाहिए, या फिर उस दर से नहीं बनते जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होती है। तो अब
इनकी जो खाली रहते या जो कमी रहती है वो पूरी कैसे करेंगे। तो इनकी कमी हम पूरी करेंगे भोजन के रास्ते से, यानी कि भोजन के रास्ते इनको लिया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे हम। परिभाषा में हम पहले ही लिखेंगे कि ऐसे अमीनो अम्ल जो जानवर के शरीर में नहीं बनते, ऐसे अमीनो अम्ल जो जानवर के शरीर में नहीं बनते। ठीक है, अब नहीं बनते, फिर या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बनते तो हैं पर उस दर से नहीं बनते जिस दर से बनने चाहिए, या फिर उस दर से नहीं बनते जिस दर से बनने चाहिए, जिस दर से बनने चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा लग सकते कि उस दर से नहीं बनते, उस दर से नहीं बनते जिस दर से, यानी कि उस दर से नहीं बनते जिस दर से शरीर की वृद्धि मतलब जिस दर से शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, जिस दर से जो दर, यानी कि जो दर नहीं बनते, जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ठीक है, या और इनको अगर हमें इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे। इनकी जो ज़रूरत पूरी करेंगे वो, अतः इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यानी कि अब देखेंगे हम आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि यूँ मान लो कि ऐसे एमिनो एसिड जो जानवर के शरीर में नहीं बनते, या फिर जो बनते तो हैं पर उस दर से नहीं बनते जिस दर से बनने चाहिए, या फिर उस दर से नहीं बनते जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। और अब इनको हम पूरा कैसे करेंगे, तो इनकी जो कमी रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। इनको भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन के रूप में, बाहरी भोजन के रूप में हम इसकी जो कमी रहती है वो पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि जो भी गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, अब गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, तो यहाँ लिखेंगे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, यहाँ पर आ जाएगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पर आ जाएगा N। ठीक है, यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इनकी परिभाषा, नॉन इसेंशियल यानी कि गैर आवश्यक। अब आवश्यक तो हम किसे बोलेंगे, जिसकी ज़रूरत हमें है उसको बोलेंगे आवश्यक, और गैर आवश्यक किसे बोलेंगे, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, जो हमारे शरीर में पहले से ही बने हुए हैं या जानवर के शरीर में पहले से ही बने हुए हैं। यानी कि परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे ऐसे अमीनो एसिड जो शरीर में बनते हैं। ठीक है, या फिर उस दर से बनते हैं जिस दर से बनने चाहिए, या उस दर से बनते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए ज़रूरी है, यानी कि इसे किसी भी प्रकार हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अपने पास मान लो मेरे पास ये मार्कर है, तो मुझे दूसरे मार्कर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर हो गया गैर आवश्यक। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये मार्कर है तो अब मुझे दूसरे मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसको बोलेंगे हम गैर आवश्यक। यानी कि जो मेरे पास पहले से ही है, अब जो मेरे पास पहले से ही फिर हम मेरे को दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम गैर आवश्यक। तो परिभाषा, ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जो
जानवर के शरीर में बनते हैं, जानवर के शरीर में बनते हैं। या फिर और क्या लिख सकते हैं, उस दर से बनते हैं जिस दर से बनने चाहिए, उस दर से बनते हैं जिस दर से बनने चाहिए। यानी कि जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, जो दर शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अतः इन्हें भोजन या अन्य किसी स्रोतों से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि जो हमारे जानवरी शरीर में पहले से ही उपस्थित हो उसे बाहर से ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे बोलेंगे हम गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। अब देखो, आवश्यक अमीनो अम्ल जिसकी ज़रूरत है उसको बोलेंगे हम आवश्यक अमीनो अम्ल, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बोलेंगे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि जो पहले से ही शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं पाए जाते, जिनको बाहरी स्रोत से लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि जो शरीर में पहले से ही बनते हैं या फिर पहले से ही उपस्थित है, उनको बाहरी स्रोतों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बोलेंगे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अमीनो सबसे पहले जो अमीनो अम्ल की जो डिवाइडेशन यानी कि उनका वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, तो वर्गीकरण किया था W.C. रोज ने। सर्वप्रथम इनका जो डिवाइडेशन यानी कि अमीनो अम्ल का डिवाइडेशन किया था वो W.C. रोज ने किया था। ठीक है, इनको दो ग्रुपों में बांटा था। तो कौन कौन से ग्रुप में, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल में। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी हम आगे अब देखेंगे कि W.C. रोज ने अमीनो अम्लों को दो भागों में बांटा। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से थे, पहला था तो इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम NEA। ठीक है, इसको बोलेंगे हम EAA। ठीक है, और दूसरी भाषा में इसेंशियल अमीनो एसिड को दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, यानी कि इनडिस्पेंसेबल ऐसे अमीनो एसिड यानी कि जिनका कोई काम नहीं पड़ेगा, यानी कि जिनको ग्रहण करने की जरूरत, इसेंशियल यानी कि इनडिस्पेंसेबल यानी कि इनडिस्पेंसेबल का मतलब है जिनका काम पड़ता है या फिर जिनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि मान लो या फिर इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, और इसको बोलेंगे डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। अब न्यू मान लो
इनडिस्पेंसेबल यानी कि अगर जो शरीर में नहीं हो तो इनके बिना काम नहीं चलेगा, उनको बोलेंगे हम इनडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड या फिर एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि जो चाहिए शरीर को, इसकी ज़रूरत है तो ये चाहिए, उसको बोलेंगे हम इनडिस्पेंसेबल या इसेंशियल एमिनो एसिड। और नॉन इसेंशियल या फिर डिस्पेंसेबल, जिनकी मतलब डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड यानी जिनको ज़रूरत मतलब शरीर अगर नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, यानी कि इससे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि काम चल जाएगा, यानी कि बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड, इनडिस्पेंसेबल इनको अलग फॉर्म में कह सकते हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 10 प्रकार के, और ये भी होते हैं 10 प्रकार से। अब जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि गैर आवश्यक है या फिर नॉन इसेंशियल, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यक है, जो शरीर में हमें लेने की आवश्यकता है, उसको ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि इसेंशियल यानी कि आवश्यक, और इनडिस्पेंसेबल यानी कि जिनको लेने की ज़रूरत है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। नॉन इसेंशियल यानी कि गैर आवश्यक, और डिस्पेंसेबल यानी कि जिनको अगर नहीं लो तो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जिनके बिना काम चल जाएगा, दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आवश्यक एमिनो एसिड है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या। अब आवश्यक जो एमिनो एसिड है वो टोटल 10 है, और जो गैर आवश्यक अमीनो एसिड है वो भी टोटल 10 है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, टी मिल पाथ। ठीक है, इसको अगर आप ट्रिक के रूप में याद करो या फिर ऐसे नॉर्मली याद कर लो, टी मिल पाथ। ठीक है, यानी कि ये 10 अमीनो एसिड आ गए, टी मिल पाथ। अगर ऐसे याद करो या फिर आपको TVMILLPAPPATH अगर ऐसे याद करो, आपके जैसी इच्छा। ठीक है, अब टी से कौन सा आ जाएगा, तो टी से आ जाएगा ट्रिप्टोफैन। टी से ट्रिप्टोफैन। फिर आ गया वी, तो वी से क्या आएगा, वी से आएगा वेलिन। फिर एम से आएगा मिथ्योनिन। एम से आएगा मिथ्योनिन। ठीक है, उसके बाद आई से क्या आएगा, तो आइसोल्यूसिन। आई से आएगा आइसोल्यूसिन। और एल से आएगा, तो एल से आएगा ल्यूसिन। एल से आएगा ल्यूसिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा एल से आएगा लाइसिन। दूसरे एल से आएगा लाइसिन। उसके बाद पी से क्या आएगा, तो पी से आएगा फिनाइल एलेनाइन। फेनिल एलेनाइन। ठीक है, उसके बाद पी निमिल पाथ, पी ए से आएगा अर्जिनिन। इससे आएगा अर्जिनिन। उसके बाद टी से आएगा थ्रियोनिन। ठीक है, उसके बाद एच बचा, तो एच से आएगा हिस्टिडिन। ठीक है, अब हमने 10 जो एमिनो एसिड है, वो जो आवश्यक एमिनो एसिड है उनको पढ़ लिया, जिसकी जो ट्रिक है टीवी मिल पाथ। अगर आपको ऐसे याद रखो या नॉर्मल आपको जैसे याद हो सके। ठीक है, टी से आएगा ट्रिप्टोफैन, वी से आएगा वेलिन, एम से आएगा मिथ्योनिन, आई से आएगा आइसोल्यूसिन, एल से आएगा ल्यूसिन, एल से आएगा लाइसिन, पी से आएगा फेनिल एल्केनाइन, आर से आएगा अर्जिनिन, टी से आएगा थ्रियोनिन, और एच से आएगा हिस्टिडिन। ओके, अब इसके बाद भी कुछ ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो मान लो 10 जो एमिनो एसिड है टोटल,
जो कि आवश्यक अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद भी 6 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी और ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो चाहिए ही चाहिए, और उसमें से भी 2 ऐसे अमीनो एसिड है जिनके बिना काम चलेगा ही नहीं, जो चाहिए मतलब अति आवश्यक है, जिनके बिना काम चलने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके बाद आएगा 6 रहेंगे वो क्रिटिकल अमीनो एसिड रहेंगे, और 2 रहेंगे वो रहेंगे लिमिटेड अमीनो एसिड। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो इसेंशियल 10 जो रहेंगे वो रहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, उसमें से भी 6 क्रिटिकल अमीनो एसिड रहेंगे। 6 जो रहेंगे वो रहेंगे क्रिटिकल अमीनो एसिड। ठीक है, और क्रिटिकल अमीनो एसिड, ठीक है, उसमें से भी दो तो ऐसे रहेंगे कि उसकी ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, यानी कि लिमिटिंग अमीनो एसिड, लिमिटिंग अमीनो एसिड, यानी कि यूँ मान लो कि जो 10 अमीनो एसिड है उससे जो 6 जो अमीनो एसिड है वो क्रिटिकल कंडीशन यानी कि उनकी ज़रूरत चाहिए, और 2 तो ऐसे रहेंगे जिनकी किसी भी हालत में यानी कि वो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना काम चलेगा ही नहीं। 2 ऐसे मतलब मान लो 10 में से 6 तो यूँ मान लिया कि ये है। अब उसमें से भी कटौती करते हुए अगर 2 ऐसों को निकाले जिनकी ज़रूरत है तो वो रहेंगे 2 लिमिटिंग अमीनो एसिड। जो 6 रहेंगे वो भी किस किस प्रकार से रहेंगे वो देखेंगे हम। पहला है लाइसिन, 6 में से भी पहला रहेगा लाइसिन, दूसरा रहेगा मेथियोनिन, मिथियोनिन, तीसरा रहेगा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। 6 में से 3 तो ये रहेंगे और एक रहेगा थ्रियोनिन, और जो 5वां रहेगा वो रहेगा आर्जिनिन, और जो 6ठा रहेगा वो रहेगा आइसोल्यूसिन। ठीक है, और जो इनमें से भी अगर मान लो कि इनमें से भी अगर कटौती करके जो लिया जाए तो वो रहेंगे सिर्फ 2, वो रहेंगे लाइसिन और मिथियोनिन। ठीक है, लाइसिन और मिथियोनिन। ठीक है, यानी कि आप मान लो कि टोटल 10 अमीनो एसिड है आवश्यक, उसमें से भी 6 ऐसे रहेंगे जो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तो वो कौन से? लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। उसमें से भी अगर इनमें भी अगर कटौती कर दी जाए तो उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरी अगर है तो वो कोई 2 ही है, वो है लाइसिन और मिथियोनिन। ठीक है, अब आवश्यकता के आधार पर अमीनो एसिड किस तरह से हम जमाएंगे। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हमें जो एमिनो एसिड है उनकी आवश्यकता रहेगी। तो अगला पॉइंट रहेगा हमारा चौथा, आवश्यकता के आधार पर एमिनो एसिड्स का अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि आवश्यकता कितनी है उसके आधार पर अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, अवरोही यानी कि घटता, आरोही की यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम जो रहेगा वो रहेगा कि सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें लिमिटिंग एमिनो एसिड्स की। उससे कम अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है क्रिटिकल एमिनो एसिड्स की। उससे भी कम अगर ज़रूरत है तो वो है इसेंशियल एमिनो एसिड्स की। ठीक है, यानी कि अगर आवश्यकता के आधार पर हम अगर एमिनो एसिड देखें तो सबसे जो ज़रूरी है, जो सबसे कम बन रहा है वो है लिमिटिंग एमिनो एसिड, और उसके बाद अगर उससे थोड़ा कम अगर ज़रूरी है यानी कि सबसे ज़्यादा तो ये ही ज़रूरी है, ये अति आवश्यक। एक तरफ से मान लो कि अति
आवश्यक, यानी कि इसकी ज़रूरत तो है ही है, किसी भी हालत में इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे कम बनेगा वो रहेगा ये। तो लिमिटिंग ऐसे एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अगर कम कोई ज़रूरी है तो क्रिटिकल, उससे अगर कम कोई ज़रूरी है तो इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है। अब शरीर में निर्माण के हिसाब से, यानी कि शरीर में किस हिसाब से बनते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट रहेगा कि शरीर में निर्माण के हिसाब से। ठीक है। अब शरीर में किस हिसाब से इनका निर्माण हो रहा है उस हिसाब से हम अब इनका अवरोही क्रम देखेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा जो बन रहे हैं वो रहेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, उससे कम अगर कोई बन रहा है तो वो रहेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड्स, उससे कम अगर कोई बन रहा है तो वो रहेंगे क्रिटिकल एमिनो एसिड, उससे अगर कम कोई बन रहा है तो वो रहेंगे लिमिटिंग एमिनो एसिड्स। ठीक है। यानी कि मान लो हमारे शरीर में निर्माण के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा तो नॉन इसेंशियल यानी कि गैर आवश्यक एमिनो एसिड तो बन ही रहा है, उसकी ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद जो सब उससे भी कम अगर बनेगा तो इसेंशियल एमिनो एसिड बनेगा, उससे कम बनेगा तो क्रिटिकल एमिनो एसिड बनेगा, उससे कम बनेंगे लिमिटिंग एमिनो एसिड। यानी कि ये सबसे कम बन रहे हैं, यानी कि जो सबसे कम बनेगा उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो ये सबसे कम मात्रा में बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। ठीक है। यानी कि ये सबसे कम मात्रा में बनेंगे या बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी, इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है। यानी कि जो अपने पास है ही नहीं हमें उसी की ज़रूरत रहेगी ना, जो है उसकी ज़रूरत तो क्यों रहेगी। ठीक है। अब मेरे पास ये मार्कर है तो मुझे इसमें इंक की ज़रूरत है, तो वो मेरे लिए लिमिटिंग एमिनो एसिड है। मार्कर है तो दूसरा मार्कर मेरे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। यूँ मान लो कि जो अपने पास है हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, जो नहीं है उसकी आवश्यकता हमें रहेगी। यानी कि जो जब नहीं है तभी तो हम उसको लेंगे। ठीक है। हमारे पास मान लो कि हमारे पास बाइक नहीं है तो हम बाइक लेंगे, अगर अपने पास ऑलरेडी बाइक है तो बाइक और क्या लेंगे। अब अगर अपने पास ऑलरेडी बाइक है तो हम कार लेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको हम लेंगे तो उसको बोलेंगे आवश्यक। उसमें भी सबसे जो ज़्यादा जो रहता है वो इसेंशियल रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है वो लिमिटिंग रहता है, उससे थोड़ा कम रहता है वो क्रिटिकल रहता है, उससे थोड़ा कम रहता है वो आवश्यक एमिनो एसिड यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड रहता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ओके। तो आगे क्या जो अपने हैं आगे न्यूट्रिशन में अब सिर्फ लगभग मान लो कि मेरे हिसाब से 2 ही क्लासें होगी, 2 क्लासों में अब, यानी कि कल लगभग न्यूट्रिशन का जो टोटल अपन सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे तो कल से हम नए सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। तो जो भी इस कोर्स से जो भी नहीं जुड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इस कोर्स से जुड़ो। ठीक है। थैंक यू।